स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी अर्थशास्त्र का परिचय। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर से वो ये है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या हैं, यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को जो है सारी चीज़ डिटेल में समझ में आ जाए। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव की भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविकाओं पर निर्भर रहता था। यानी जब सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ उस समय उनके पास अलग अलग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अलग अलग कार्य थे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर जो है आदि मानव थे वो जीवन यापन पर आखेट पर निर्भर थे। अब ये वर्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली लगभग सभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका अर्थ नहीं बता पाते। ठीक है, कई बार मैं जब क्लास होती है तो बच्चों से ये क्वेश्चन करता हूँ तो वो इसका अर्थ जो है नहीं बता पाते। तो आखेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आखेटन पर आधारित था। तो आखेटन पर आधारित होने का क्या मीनिंग हुआ? तो आखेट जो होता है ये बेसिकली वर्ड आया है शिकार से। इसका मतलब होता है शिकार। पहले के जो लोग थे वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी जीव जंतुओं का वो शिकार करते थे और उसी के ऊपर जो है अपना जीवन को, अपने खाने की वो पूर्ति किया करते थे। इसके अतिरिक्त देखें, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, पशुपालन व कृषि भी आजीविका के साथ साधन थे। तो पशुपालन वो करते थे और खेती करते थे, कृषि करते थे और वो अपने जीवन यापन करते थे। इसके बाद देखें, अधिकांश लोगों को रोजी रोटी का, तो देखें एक तो हो गया आखेट, यानी जो शिकार करते थे, पशुओं को पालते थे और कृषि पे ही उनका पूरा जीवन जो है आधारित था। अब देखें, कालांतर में औद्योगिक क्रांति आई और फिर देखें हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई और औद्योगिक क्रांति के बाद संसार के कई देशों में आजीविकाओं का रूप बदला। अब देखें यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है आजीविका। आजीविका होता है जीवन निर्वाह का तरीका, यानी जीवन जीना। आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं? जैसे कोई मजदूर होता है, 2 वक्त की अपनी रोटी रोजी वो कैसे कमाता है? अगर वो मजदूरी पे नहीं जाएगा, कुछ कमा के नहीं जाएगा तो उसका पूरा परिवार भूखा रहेगा। तो इसे आजीविका कहते हैं, यानी अपने जीवन को चलाना। जीवन को चलाने के लिए सभी लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। किसान खेती करता है, नौकरी पेशे वाला व्यक्ति नौकरी पे जाता है, गरीब मजदूर वर्ग अपना जो भी काम है उसको करके उसको आजीविका चलाता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो भी कुछ ना कुछ करके अपने लिए रोजी रोटी का जो है बंदोबस्त करते हैं। यानी जीवन निर्वाह के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए देखो, सबसे पहला तो रोटी हो गया, यानी उसको खाना मिलना चाहिए। तो खाना ही नहीं खाएगा तो व्यक्ति कैसे जिएगा? उसको पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए जगह। तो काफ़ी लोगों के पास ना, तो भारत में आज भी 2 टाइम की रोटी लाखों करोड़ों लोग जो है नहीं मिलती, उन्हें भूखे रहना पड़ता है। कपड़े की आवश्यकता है और लास्ट में जो है मकान आता है, यानी घर रहने के लिए। तो काफ़ी लोग आप देखते हैं फुटपाथ पे लोग रहते हैं जिनके पास ना तो खाना है। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जीविका निर्वाह नहीं कर पाते और गरीबी के कारण हज़ारों लोग जो है मरते भी हैं। तो ये आजीविका का रूप जो है बदलता रहता है और फिर कुछ ना कुछ करके वो अपने लिए खाना पूर्ति को जो है पूरा करते हैं। फिर देखें, इसके बाद आज उद्योग, व्यापार एवं अन्य वाणिज्यिक क्रियाएं विकसित हो गई। इस चीज़ों को समझे। देखो, आजकल उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं तो ये इन्होंने बहुत विस्तृत रूप ले लिया है। व्यापार हम देखते हैं चारों तरफ जो लेन देन होता है वो सारा व्यापार के अंदर आता है। और वाणिज्यिक क्रियाएं जो है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, ये भी चारों तरफ जो है विकसित हो गई है। वाणिज्यिक क्रियाएं अधिकतर लोगों के रोजगार व आय साधन बन गई है। तो जितनी भी वाणिज्यिक क्रियाएं होती है उसी से लोगों को रोजगार और आय जो है उनको जो है मिलती है। इसके बाद देखें, इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में विकास व परिवर्तन हुआ। इसी तरह आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों, नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के रूप से विकसित हुआ, लोकप्रिय हुआ। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पे इस लाइन को आप अच्छे से देखें। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचार, सिद्धांत व नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो अर्थशास्त्र के अंदर हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे,
आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे और सिद्धांतों नियमों को उनको देखेंगे। तो यही अर्थशास्त्र के अंदर आता है। फिर देखें आगे, अर्थशास्त्र के नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब देखें यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, कृषि पालन पालयः वाणिज्यम च वार्ता में वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ है, वार्ताः। अब देखें, बृहस्पति, शुक्र व कौटिल्य इत्यादि द्वारा कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ताः शब्द का प्रयोग किया गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है कौटिल्य। कौटिल्य ही चाणक्य को कहते थे, उसी का नाम विष्णुगुप्त था। तो इसने भी अपने इन्होंने जो है बहुत ही फेमस चाणक्य नीति दी थी। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आया है आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ताः शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अर्थशास्त्र से संबंधित भारत के विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी काफ़ी फेमस थे, दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. राय प्रमुख हैं। बाद में भारत के विचारकों में महात्मा गांधी आ गए, श्री जवाहरलाल नेहरू आ गए, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर जे मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अमर्त्य सेन प्रमुख हैं। तो ये हम देख सकते हैं कुछ नाम जो अर्थशास्त्र से संबंधित विचारक थे। ठीक है, अब देखें ये सारे नाम आप लोगों को जो है ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे पहले में देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. राय, और बाद के भारत के विचारकों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो दो दो तीन तीन नाम जो है आप इसमें से याद रख सकते हैं। आगे देखें डेफिनेशंस क्या क्या दी है इकोनॉमिक्स की अलग अलग लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने। तो सबसे पहले देखें, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्लास 12th में इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो एडम स्मिथ का नाम ज़रूर आता है। और एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तो ये आप लोगों को ज़रूर अच्छे से याद करना है। एडम स्मिथ जो है आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ। और इनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशंस, इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक तो इसका नाम अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, ये दोनों जो है आप लोगों को ज़रूर देखना है। अब ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी, यानी 1776 के अंदर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। तो पुस्तक का नाम फिर से देखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी किसी भी देश की वेल्थ। अब वेल्थ का मीनिंग क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है धन संपदा, आर्थिक स्थिति। कोई भी देश गरीब या अमीर कैसे हो सकता है? तो अपन उसकी वेल्थ से पता लगाते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से पता लगाते हैं, वहाँ पे क्या क्या उद्योग है, कितने विकसित हैं, उससे जो है पता लगाया जाता है। आगे देखें, अर्थशास्त्र द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई और इसमें प्रमुखतः धन प्रदान। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने अर्थशास्त्र को धन प्रदान, यानी उनको पैसों का सब्जेक्ट कहा, अर्थशास्त्र को पैसों का विषय कहा कि भाई अगर आप पैसों से कोई लेन देन कहते हैं तो वो अर्थशास्त्र है। मान लो मैं पैसे लेके बाजार जाता हूँ, मतलब धन का आदान प्रदान कोई अर्थशास्त्र का। बाद में इसमें कुछ सुधार किया गया, बाद में सिर्फ धन से ऊपर उठ के इसको कल्याण प्रदान माना गया कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, कल्याण भी जो है इसके साथ साथ होना चाहिए। और फिर जो है इसको आगे बढ़ाया गया तो सीमितता प्रदान आ गए, सीमितता प्रदान माना गया इसको। और लास्ट में इसको विकास प्रदान नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे देखें आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित है। और नंबर 5 में कहा आवश्यकता विहीनता की स्थिति, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और विहीनता मतलब उसका ना होना, तो ये स्थिति यही अर्थशास्त्र को जन्म लेती है। यानी व्यंग मांग और पूर्ति की बात हो रही है, यहाँ पे मांग और पूर्ति की बात हो रही है। तो ये देखें सबसे पहले अर्थशास्त्र को धन प्रदान, ये आप लोगों को जरूर पॉइंट जो है याद रखने चाहिए। सबसे पहला अर्थशास्त्र धन प्रदान के रूप में, फिर कल्याण प्रदान, फिर सीमितता प्रदान और विकास प्रदान। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को जरूर अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर देखें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया, जिसको वेल्थ के रूप में अपन जानते हैं। इसके बाद देखें अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उपयुक्त विचारों की कटु आलोचना करते हुए लॉर्ड लियोविन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं,
अनलिमिटेड एंड्स व सीमित साधनों से संबंधित बताएं। अब देखिए सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, क्या मतलब है इसका? अगर मैं आप लोगों को इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप बिल्कुल ईजिली जो है इसको समझ पाएंगे। मान लो अ, हमें 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है। बिल्कुल ध्यान से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। एक तो मुझे गेहूँ का उत्पादन करना है, क्योंकि गेहूँ खाएंगे हम तो पेट भरेगा अनाज के रूप में, और दूसरा हमें जो है कपड़े का उत्पादन करना है। तो ये दोनों चीज़ें का उत्पादन जो है हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो गेहूं का उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा हमें, और कपड़े का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? तो हम सभी जानते हैं पेट बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो तो सीमित है ना। संसाधनों को थोड़ी आप बढ़ा सकते हो। सपोज करो किसी किसान के पास 4 बीघा ज़मीन है तो उसको 8 बीघा थोड़ी ना हो जाएगी। मान लो जनसंख्या अभी वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7-8 अरब पहुंच गई है, तो वो थोड़े कुछ सालों में और बढ़ेगी। जैसे भारत की जनसंख्या अभी जो है आप लोग सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो ये बढ़ेगी। तो किसान का खेत तो थोड़ी ना बड़ा हो रहा है। तो संसाधन तो सीमित है हमारे पास। संसाधन क्या है? अब संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये तो हमारे चारों तरफ हमारे प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन है। जैसे ज़मीन हो गया, पत्थर हो गए, जितने भी तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी वगैरह, सभी कुछ संसाधन होते हैं। मेटल्स, धातुएं, अधातुएं, सारा ही कुछ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या है? संसाधन है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। संसाधन क्या है कि प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसे बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी जो टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी जिसे खरीदा जा सके, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो गेहूं का उत्पादन और कपड़े का उत्पादन हमें करना है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन हमारे पास संसाधन तो क्या है? सीमित है। तो हमें कपड़े का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अर्थशास्त्र को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधन हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमें उत्पादन को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। जब मांग बढ़ती है तो हमें उत्पादन क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझें। तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कपड़े का उत्पादन कम किया, और क्योंकि हमारे पास अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो है वो क्या है? सीमित मात्रा में है। तो ये आप अच्छे से इस पॉइंट को नोटिस करें, ध्यान दें। नेक्स्ट देखें, इसके बाद आर्थिक कल्याण का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उपयुक्त विचारों की कटु आलोचना करते हुए लॉर्ड लियोविन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से संबंधित बताया। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। आवश्यकताएं तो बहुत सारी है, ख़त्म ही नहीं होती कभी। इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। आप बड़े से बड़ा बन जाएंगे तो आपकी आवश्यकता उसी लेवल पे बढ़ती जाएगी। एक गरीब किसान है या कोई गरीब व्यक्ति है, वो साइकिल खरीदता है, फिर उसे लगता है कि नहीं मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, फिर वो कार पे आता है, और फिर आगे आगे आवश्यकताएं ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और लेकिन साधन क्या है? साधन तो लिमिटेड है, सीमित संसाधन है। जैसे सपोज करें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल में कौन से आते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम। आज अपन लोग जो पेट्रोल डीजल्स की व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो बस, गाड़ियाँ, वाहन चलते हैं, तो क्या ये हमेशा चलते रहेंगे? आप लोगों ने नोटिस किया होगा चारों तरफ अब इलेक्ट्रिक बाइक का दौर जो है आना शुरू हो चुका है। तो आने वाले कुछ ही सालों में ये बढ़ेगा, क्योंकि संसाधन है ही नहीं। एक बार प्राकृतिक कोयला और ये पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, जो गैस का सिलेंडर एलपीजी का हम लेके आते हैं, हो सकता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद वो मिलना ही बंद हो जाए। जो पेट्रोल डीजल से जो कारें, बसें सारी चलती है, वो भी जो है चलना बंद हो जाए। तो ये सीधी सी बात है, ये ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद हम इन्हें दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? फॉसिल फ्यूल्स होता है। ये तो करोड़ों अरबों वर्षों में पृथ्वी की उथल पुथल के नीचे बनता है, इसको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इसके अंदर सारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब कुछ, कोयला वगैरह इसी से बनता है। तो ये एक बार ख़त्म हो गया, फिर इन्हें दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता है। तो देखो, संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है? संसाधन हमारे पास सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताएं असीमित है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। व्यक्ति की आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर देखें, लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्स के अनुसार, आगे देखें, असीमित आवश्यकताओं की सीमित साधनों द्वारा पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित अध्ययन परिभाषित करता है। अब देखो, आवश्यकताएं तो असीमित है,
लेकिन हम चयन करके उसको पूरा करते हैं। चलो ये नहीं तो ये चीज़ें जो है इन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाए तो काम चल जाएगा। तो इन्होंने बताया कि भाई कैसे आप चयन करके आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अनलिमिटेड एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज द्वारा पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया, इसको चॉइस मेकिंग प्रोसेस से संबंधित अध्ययन के द्वारा परिभाषित किया। इसके बाद देखें, अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित करते हुए पॉल ए सैमुअल्स ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर जोर दिया। अब यहाँ पे एक और इकोनॉमिस्ट जो है आए हैं, अर्थशास्त्री आए हैं, पॉल ए सैमुअल्स। इन्होंने क्या कहा, आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर जोर दिया। यानी आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर जोर इन्होंने दिया है। यानी जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ होती है वो उनका फ्लो में चलती है, वो तो उसको विश्लेषण करना, यानी उसको अच्छे से समझने के पक्ष पर उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोफेसर जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है। यहाँ पे इन्होंने कहा, प्रोफेसर जे के मेहता ने कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में देखें बहुत चीज़ों की आवश्यकता है, यदि उसकी आवश्यकता विहीन हो जाए, यानी अब उसको कोई आवश्यकता है, जैसे मुझे क्या चाहिए, आज मैं सोचता हूँ कि मैं सारी वस्तुएं लेके आऊँ घर परिवार के, कोई भी व्यक्ति होगा तो अपने घर के अंदर सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सोचेगा। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, यानी उसके पास सब कुछ है। तो आवश्यकता विहीनता का अर्थ समझें, देखें उसको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लाइन कही कि एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया। और प्रोफेसर मेहता के विचार महात्मा गांधी से विचारों से प्रभावित रहे हैं। तो ये इस चीज़ को भी आप जो है इम्पोर्टेंट करें। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम एनाकुत्योसानिस के अनुसार आर्थिक सिद्धांतों का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, उपभोक्ता कौन होता है, जो कस्टमर है, जो बायर है, जो खरीदता है। कोई भी उत्पादन हम खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो हम उपभोक्ता हैं, हम क्या हैं, कस्टमर हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम बायर हैं। फिर देखें एक उत्पादक, उत्पादक कौन होता है, सेलर होता है। उत्पादक कौन होता है, सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है। या एक फर्म, अब फर्म कोई इकाई होती है, कोई कंपनी होती है, कोई एक फर्म या सरकारी एजेंसी के आर्थिक व्यवहार तथा उसका एक दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने वाला मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म या सरकारी एजेंसी के आर्थिक व्यवहार तथा उसका एक दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने वाले मॉडल बनाना है, जिससे एक क्षेत्र, देश या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बनती है। तो ये जो है एक और इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र में समाज व परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, अब व्यक्तिगत इकाई के रूप में हम एक उपभोक्ता को लेंगे, एक उत्पादक को लेंगे, या एक फर्म अथवा उसके समूह एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखें अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पे मैं आप लोगों को फ़र्क बता देता हूँ। देखें दो तरह के अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो को तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक फर्म के बारे में हम देखते हैं, यानी ये छोटे लेवल पे होता है इकोनॉमिक्स। और जब इसे एक पूरे देश की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। मैक्रो और माइक्रो बिल्कुल ध्यान से देखें, पहले वाला उपभोक्ता, उत्पादक व फर्म माइक्रो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और मैक्रो यानी बड़ा रूप, विशाल रूप, जो किस में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। तो ये सभी अपने असीमित प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करते हैं। तो देखें आवश्यकताएं तो अनलिमिटेड हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड हैं। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड नीड्स को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। ये सभी कुछ हम किस में करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। इसको बेसिक सरल शब्दों में मैं कहूँ, सरल शब्दों में मैं समझाऊँ तो आवश्यकताएं व्यक्ति की कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन रिसोर्सेज संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित हैं। तो उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो भी विचार है, कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे, सब कुछ जो है हम इकोनॉमिक्स के अंदर ही देखते हैं। चलिए आगे। अब देखो हम सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करते हैं। वैकल्पिक क्या होता है, मान लो
आपके पास पेट्रोल की कोई गाड़ी है और आपके आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं है, आप नहीं भरवा पा रहे हैं, तो देखो इसका वैकल्पिक क्या हुआ, आजकल सीएनजी से भी व्हीकल चलते हैं, तो उसका विकल्प हो गया, यानी दूसरा विकल्प हम देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकल्पिक साधन होते हैं। फिर देखें सरल शब्दों में, नेक्स्ट देखें, सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन को विज्ञान व उसके समाधान की कला है। यानी सीमित साधनों में हम चुनाव करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और उसको जो है हम अपनाएंगे। तो यही जो है इसकी कला कहते हैं, इसको समाधान की कला, यानी इसको कैसे निपटारा करेंगे कि सीमित संसाधनों से हम असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे। तो यही चीज़ हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास सीमित हैं, लेकिन हमारी जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब देखें इस प्रकार अर्थशास्त्र, अब देखें क्या क्या पॉइंट आ गए। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र असीमित, देखें यहाँ पे, असीमित व प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं व सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें बताए गए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। एक तो हमने देखा सामाजिक विज्ञान की एक ब्रांच के रूप में एसएसटी सोशल साइंस, फिर एक व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार का आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। कोई भी व्यक्ति है और उसके देश में किस तरह का इकोनॉमिकली है, वो सारा कुछ जो है इसी के अंदर जो है चलता है। फिर देखें लास्ट पॉइंट जो था, अर्थशास्त्र असीमित व प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं को सीमित व वैकल्पिक उपयोग। अब देखो आवश्यकताएं तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड है, लेकिन वैकल्पिक तो क्या है, सीमित करेंगे और उसका दूसरा विकल्प, यदि हमें उसको नहीं पूरा कर सकते तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। उसका चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित जो विषय है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल से वर्ड्स में मैं कहूँ तो अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के द्वारा अपने आवश्यकताओं को पूरा करने का विकल्प खोजना ही अर्थशास्त्र है। आगे चलें, अर्थशास्त्र के प्रकृति व क्षेत्र क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों में बहुत कम समानता पाई जाती है। जॉन नेविनले किन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार पूर्व उल्लेख किया है। जॉन लेविनले किन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, अन्य विषयों से संबंध व आर्थिक नियमों की कमियों का समावेश किया है। आजकल अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। तो देखो ये इसकी डेफिनेशन आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। आजकल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल क्या होगा, मैं बाजार में कोई सामान लेने जा रहा हूँ तो मैं उपभोक्ता हूँ, मैं बायर हूँ, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है, यानी उपभोक्ता हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, उपभोक्ता कहेंगे। या एक उत्पादक, मैं कोई भी चीज़ का उत्पादन करके दे रहा हूँ, या मैं किसान हूँ, या कोई भी हो सकता है। जैसे एक मिल्कमैन होता है, दूध बेचने वाला, वो गायों से दूध कलेक्ट करके उसको बेचता है, तो वो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। या फिर कोई एक फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई छोटी इकाई हो गई जो ये सब चीज़ों को क्या करती है, पूरा कर। इसका अध्ययन जो है किसके अंदर आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, जब व्यक्तिगत इकाइयों का ग्रुप बन जाए जो एक देश के आर्थिक व्यवहार के स्तर को बताता है, तो इसको जो है माइक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों जो है इसमें डिफरेंसेस आपको ज़रूर पता होने चाहिए और बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल हैं। व्यष्टि यानी माइक्रो में तो एक उपभोक्ता, उत्पादक व फर्म का अध्ययन किया जाता है, यानी एक छोटे लेवल पे इसकी स्टडी होती है। और समष्टि में ये लेवल बड़ा हो जाता है, वो आर्थिक व्यवहार पूरे देश के लेवल पर जो है उसको समझना पड़ता है। आगे देखें, इसके बाद ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इस टेबल से आप समझ सकते हैं। ये तो है माइक्रो, आप इसको लिख लें माइक्रो, और ये हो जाएगा आपके मैक्रो। ठीक है, इसको आप देखें तो माइक्रो में क्या आएगा, व्यष्टि में उपभोक्ता, उत्पादन, विनिमय। विनिमय होता है एक्सचेंज। ठीक है, ये वर्ड आपको बता दो। देखो एक्सचेंज क्या होता है, पहले के ज़माने में जो है ना, जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी, ये हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी।
वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता था कि आप किसी वस्तु, जैसे आपको अनाज लेना है तो आप कोई दूसरी वस्तु उसको देंगे। आप मान लो कोई दूसरा काम करते हैं, आप दूध बेचते हैं तो आपने उसको दूध लिया और अगले व्यक्ति जो किसान है उसने आपको क्या दिया, अनाज दिया। या फिर आप मकान बनाने वाले हैं तो आप 2 बोरी अनाज के बदले में उसका एक कमरा बना देंगे। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्योंकि उस समय जो ये पैसों वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था नहीं। तो एक दूसरे का सामान से एक्सचेंज करके वो क्या करते थे, विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब क्या हो गया, लेन देन, आदान प्रदान। ठीक है, अब इसको एक और समझे में, आप लोगों ने देखा होगा विदेश से कोई व्यक्ति आता है, मान लो अमेरिका से आ रहा है, तो उसके पास तो अमेरिकी डॉलर होंगे, तो वो सबसे पहले आते ही विनिमय सेंटर जाते हैं, यानी जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, वो वहाँ के अमेरिकी डॉलर देगा और फिर जो है वहाँ से वो क्या, उसको क्या मिल जाएगा, भारतीय, क्योंकि भारत में तो डॉलर चलेगा नहीं, उसके पास अमेरिकी डॉलर होंगे, तो वो आते से ही पहले उसको क्या करेगा, एक्सचेंज कराएगा भारतीय करेंसी के रूप में। फिर वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपने इंडियन रुपीज़ चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड, विनिमय यानी आदान प्रदान, एक्सचेंज हम इसे कह सकते हैं। फिर देखो वितरण, वितरण का मतलब जो भी सप्लाई होती है, और आर्थिक कल्याण यानी कैसे हम इकोनॉमिकली अपना कल्याण करेंगे। तो ये 5 पॉइंट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। फिर से देखें, और मैक्रो के अंदर देखें, अब मैक्रो में क्या क्या आ जाएगा, मैक्रो के अंदर आ जाएगा राष्ट्रीय आय व रोजगार, पूरे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, श्रम रोजगार क्या मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत, कोई भी वस्तु का कीमत स्तर कैसे तय हो, ये कैसे तय होता है कि कोई भी वस्तु इतने रुपये में मिलेगी, तो पहले तो उसकी कॉस्ट देखी जाती है, उसका खर्चा, फिर उसको बेचने से लागत। फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई सामान बेचता है ना, वो जितने भी रुपए में बेचता है तो उसके अंदर लाभ उसका इंक्लूड होता है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक उपभोक्ता के तौर पर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं, या मान लो बाजार से आपने कोई स्टैंड बनवाया लोहे का, या कोई भी आपने ऐसी कोई वस्तु खरीदी जो आपको इतने रुपए में मिलनी है, तो बेचने वाला जो है, जो उसको दे रहा है, वो अपना लाभ उसके अंदर जोड़ के आपको बताएगा। किसी भी कीमत पे वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ले रहा है, तभी वो आपको देगा, नहीं तो आपको देने का उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये सामान्य कीमत स्तर तय किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जोड़ेगा। मान लो आप कोई फ्रिज खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो आप फ्रिज खरीद के लाते हैं, दुकानदार ने आपसे फ्रिज के 20,000 रुपये ले लिए, ठीक है, उसके बाद भी उस 20,000 में सारा कुछ इंक्लूड है, उस शोरूम का खर्चा भी उसी के अंदर है, जिस कंपनी से वो मैन्युफैक्चर हुआ उसका भी, और वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी का भी तो खर्चा उसी की सेल पे निकलेगा। और आप उसको लेके आए, आपने टैक्सी में या टेम्पो में उसको डाल के आप लेके आए, तो उसका भी आपने किराया दिया, तो लास्ट में जाके वो आपको कितने में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, कीमत स्तर कैसे निर्धारित होता है। और फिर देखें आर्थिक विकास, कैसे आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे होगी, और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अब आगे देखें नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1933 में रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया। तो सबसे पहले ये रैगनर फ्रिश थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है यूज़ किया। माइक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक, अब देखिए पूरा पहले जितने भी वर्ड थे ना वो ज़्यादातर ग्रीक भाषा के या लैटिन भाषा के हुआ करते थे, और फिर जो है उनको जो है चेंज किया गया। जैसे अपन साइंस में बहुत सारे एलिमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा से जो है होते हैं। जैसे अपन जितने भी एलिमेंट पढ़ते हैं, जैसे सोना, सोने का जो प्रतीक होता है वो एयू होता है, तो एयू कहाँ से आया, एयू आया ऑरम से, एयू किससे आया, ऑरम से आया। इसी तरीके से अगर मैं लोहा पढ़ता हूँ, आयरन, तो आयरन को एफ लिखा जाता है, आयरन को क्या लिखा जाता है, एफ, क्योंकि लैटिन भाषा में आयरन को फेरम कहते हैं, आयरन को क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं। तो इसी तरीके से लैटिन या ग्रीक वर्ड होते थे। अब देखें यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, मिक्रोज तथा मैक्रोज से हुआ, और मिक्रो तथा मैक्रो का अर्थ सूक्ष्म व व्यापक होता है। ठीक है, तो माइक्रो का तो मतलब क्या हो गया, मिक्रो से बना माइक्रो, और मैक्रोज से क्या बन गया, मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब होता है व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है, जो सभी जगह हो, व्याप्त हो, व्यापक हो, बड़े लेवल पे हो, उसे कहते हैं व्यापक, और जो छोटे लेवल पे हो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म, माइक्रो। ठीक है, ये आप लोगों को ज़रूर इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो है पता होनी चाहिए। तो काफ़ी सिंपली समझाने की कोशिश की है मैंने। जो छोटे लेवल पे है वो माइक्रो है, और जो बड़े लेवल पे है वो क्या होता है, मैक्रो होता है, व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में
एन ग्रेगरी मैंग्रीव की निम्न परिभाषा महत्वपूर्ण है। अब एक डेफिनेशन दी है मैंग्रीव जी ने, एम मैकारी मैंग्रीव जी ने एक डेफिनेशन दी है, उसको अपन ध्यान से देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेती है और कैसे परिवार व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अपना घर चला रहा है, तो वो कितनी वो कमाई करता है, कितना उसे खर्च करना है, ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, तय करेगा। मान लो कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है, मान लो कोई व्यक्ति है जो 20,000 रुपये कमाता है। अब वो 20,000 में अपने सारे खर्चे देखेगा कि खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, चिकित्सा पे कितना खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंदर आएगी, माइक्रो के अंदर आएगी। तो वो निर्णय लेगा मुझे कौन सी रकम कितनी किस पे खर्च करनी है। अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो दूसरे खर्चे को वो क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया है। अपन कोई भी व्यक्ति सामान खरीदते समय बोलता है ना कि कुछ ना कुछ जो है, जो भी उसको प्राइस बताई जाती है, फिर वो कहता है नहीं इसमें से थोड़ा आप जो है कम कीजिए। फिर वो बेचने वाला थोड़ा कम करता है, तो क्या बेचने वाले ने पैसे कम किए तो उसने खुद घाटा खाया क्या? नहीं, वो कभी भी घाटे में, लॉस में वो कभी भी नहीं रहता है, तब भी वो प्रॉफिट जो है उसमें से अपना प्रॉफिट जो है लेता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे तय होती है, तो ये इसी चीज़ के बारे में कोई भी कंपनी फर्म कैसे निर्णय करती है कि किसी वस्तु का उत्पादन कितना होगा। मान लो पेन 5 रुपये में बिक रहा है, तो ये तय किया जाता है कि 5 रुपये से कम ही उसकी कॉस्ट होगी। उसकी कॉस्ट 3 रुपये या 4 रुपये, 2 रुपये ही होगी, क्योंकि उसको बेचने तक हज़ारों लोग उससे जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये उसको निर्णय जो लेना है ना, ये माइक्रो में। अब विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। तो पूरी अर्थव्यवस्था में जो घटनाएं फैली है वो समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन उसको पढ़ेंगे। अब देखें, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ देखें, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहा जाता है माइक्रो को। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के रूप में एक उपभोक्ता, कस्टमर, कंज्यूमर, बायर, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक उत्पादक जो प्रोड्यूसर कह सकते हैं आप, या सेलर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर सेलर, या एक फर्म, कोई कंपनी फर्म का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। मतलब इस चीज़ को समझना कि एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में, क्योंकि कोई व्यक्ति है वो निश्चित आमदनी होती है उसकी। अगर कोई व्यक्ति महीने के 15,000 कमाता है तो वो 20 तो हो नहीं सकता। जो छोटा मजदूर है या कोई भी है तो फिक्स उसकी कीमत है, उसकी इनकम फिक्स है। ठीक है, उसके बावजूद भी उसको संतुष्टि मिलेगी, अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। उसको लगेगा कि भाई चलो ठीक है, अपन को सारी आवश्यकताएं अपनी पूरी हो रही है। तो यही जो है उसमें देखा जाता है। और इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा, तो ये तो हमने कहा एक उपभोक्ता, अब इसी प्रकार जो उत्पादक है वो क्या करेगा, एक वस्तु या सेवा का निश्चित कीमत व स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करेगा। यानी वो कोई वस्तु या सेवा दे रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बेचने वाला है, कोई दुकानदार है, या कोई घर पे कोई फैक्ट्री में कोई माल बना के बेच रहा है, तो कीमत तय करेगा। अब कीमत तय करके उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखेगा कि उत्पादन को अधिकतम करना है। तो उत्पादन में कैसे बढ़ाऊँ, मान लो कोई व्यक्ति के घर में कोई भी लकड़ी का सामान बनता है, तो ये सोचता है कि मैं कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना के बेचूं, ठीक है, कैसे अधिकतम मैक्सिमम उत्पादन वो करे। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा या समान फर्मों के समूह उद्योग में निश्चित कीमत पर लाभ, अब फर्म छोटी इकाई होती है, कंपनी कोई कह सकते हैं, औद्योगिक इकाई कह सकते हैं, निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना इत्यादि होता है। अब देखो, कीमतें फिक्स रहती हैं, लेकिन वो अपना लाभ तो बढ़ाएंगे ना। अगर वो लाभ ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो फिर वो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको कैसे अधिकतम करें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है माइक्रो के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अपन इसका सभी का अध्ययन करते हैं। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है और वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत साधनों की कीमतों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया। अब एक वितरण का सिद्धांत है जिसमें कीमतें तय होती है, तो वो कीमत क्या होगी, तो वो इसी के अंदर वो तय होती है। जैसे कि श्रम कीमत, मजदूरी, पूंजी के उपयोग की कीमत, ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत, लगान, उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत, लाभ इत्यादि। तीन चीज़ों को समझे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, पूंजी के उपयोग की कीमत जैसे ब्याज हो गया, भूमि के उपयोग की कीमत लगान हो गई, उद्यमशीलता के उद्योग की कीमत लाभ हो गया। इस चीज़ को समझे, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझे।
जैसे श्रम की कीमत मजदूरी, कोई भी व्यक्ति आपके घर पे काम करने के लिए आया, उसने श्रम किया तो हम उसको मेहनताना देंगे। उसने दिन भर काम किया तो हमने कहा कि ये आपकी हाजिरी है, 1,000 रुपये वो ले गया। पूंजी के उपयोग की कीमत होती है ब्याज। आपने कोई पूंजी कहीं लगाई है, ठीक है, ये सारे पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा। आप जाते हैं बैंक के अंदर, आप कहते हैं ये लीजिए 1,00,000 रुपये और आप इसकी एफडी कर दीजिए। आपने वो 1,00,000 रुपये की एफडी क्यों की? क्योंकि आपको पता है 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी टाइम की आप एफडी कराएंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो हम उसको मेहनताना देते हैं, उसकी मजदूरी देते हैं, उसकी हाजिरी देते हैं। और पूंजी, आप पैसा कहीं लगा रहे हैं, आप ब्याज पे भी तो पैसे, जो साहूकार होते थे वो ब्याज पे पैसा देते थे। आपने 10,000 रुपये दिए तो उसका 2%, 4%, 10% ब्याज लेता है वो, 2%, 4%, 10%, ठीक है। तो पूंजी के उपयोग की कीमत हो गई ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत हो गई लगान, ठीक है। आप सुना ही होगा, पहले के ज़माने में लोग लगान लिया करते थे, तो भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बदले में लगान देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। आजकल भी ये खेतों में जो सरकार को कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं कि भाई आप उसका उपयोग करते हैं, तो ये उसकी कीमत क्या हो गई? लगान। उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत हो गई लाभ। अब कोई भी इकाई है, उद्यमशीलता का मतलब समझें, आपने कोई कंपनी बनाई, कोई भी आप उत्पादन कर रहे हैं या कोई भी आप सामान बना के बेच रहे हैं, तो क्यों बेच रहे हैं भाई? उसमें भी आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो लाभ चाहिए। अगर आप लाभ ही नहीं कमा रहे हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें देखें। अब साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफलों के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप फिर से देखें, मैं फिर से बता दूं, श्रम के उपयोग की कीमत क्या हो गई? मजदूरी। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको मेहनताना। पूंजी के उपयोग की कीमत हो गया ब्याज, इंटरेस्ट हो गया। भूमि के उपयोग की कीमत हो गई लगान, और उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत क्या हो गई? लाभ हो गई। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ये माइक्रो के अंदर अपन पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसको अपन पढ़ते हैं। फिर देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का आंशिक व कुल व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन होता है, ठीक है। माइक्रो पार्सन और मैक्रो टोटल का अध्ययन होता है। परंतु वस्तु की कीमत जो है वो परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय इत्यादि से स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन आंशिक अध्ययन कहलाता है। किंतु जब हम सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो उसको कुल व्यष्टिगत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि वस्तु की कीमत परिवर्तनशील है। आज से 10 साल पहले कोई वस्तु 2 रुपये में मिलती थी। मान लो मैंने पुराना सामान का कोई देखा, आज से 20 साल 22 साल पहले 50 किलो आटा जो मिलता था वो 400 रुपये के करीब समथिंग मिलता था। आज तो आप देख सकते हैं 10 किलो आटा भी 400 रुपये में नहीं आता। तो ये चीज़ें इतनी बदल गई है। अब 35-40 रुपये किलो आटे की रेट जो है वो हो गई है। तो आज से पहले वो कितने में मिलता था? क्या वो कीमत फिक्स है क्या? हाँ, अब जिनकी कीमत फिक्स है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी वस्तुएं जो कितने साल पहले उतने में मिलती थी आज, लेकिन उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कम होता जा रहा है। पहले साबुन जितना, मान लो 10 रुपये का साबुन आज से 5 साल पहले जितना बड़ा आता था ना, आज भी अगर उसी साबुन को 10 रुपये में ही बेचा जा रहा है। इसका बेसिक एग्जांपल आप पार्ले जी बिस्किट से देख लेना। पहले 5 रुपये का जो पार्ले जी बिस्किट आता था, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, क्या उसमें आपको पता होगा बहुत ही बड़ा पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आता था, वो लड़का बना हुआ और बहुत ही शानदार। लेकिन आज जो 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट मिलता है वो छोटा सा हो गया, यानी उसका आधा भी नहीं मिलता। पहले 15-20 बिस्किट उसके अंदर आते थे, आजकल उसमें 8, 5, 7 भी नहीं आते, 10 भी नहीं आते। तो रेट तो उन्होंने फिक्स रखी है, लेकिन वस्तु को कम कर दिया है। उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो कीमतें तो चेंज होती रहती है, कीमतें बदलेगी। जैसे जैसे उसकी कीमत, उत्पादन में कॉस्ट बढ़ेगी तो कीमत बदलेगी, ठीक है। ये देखें, या फिर आप इसको ऐसे समझ लें, आपने कोई लोहे का सामान बनवाया तो पहले जो लोहे का प्राइस था, कच्चा माल के रेट कम थी तो कॉस्ट कम आती थी। आजकल उसकी अब मान लो कोई भी आप नई बाइक खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं, इसका एक और एग्जांपल दूँ। आज से 10 साल पहले मान लो कोई बाइक है वो 60,000 में आती थी, 8-10 साल पहले। तो क्या आज भी वो बाइक 60, आज की तारीख में उसकी कीमत 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो यही चीज़ अपन देख रहे हैं। फिर देखें, किंतु जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो उसको कुल व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, व्यष्टिगत अध्ययन किया जाता है। आगे देखें इसके बाद, व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन जब कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को स्थिर मानकर होता है तो उसे व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन कहते हैं, माइक्रोस्टैटिक स्टडी कहा जाता है उसको। इसी प्रकार जब दो स्थिर आवश्यकताओं की तुलना करते हैं तो व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन
व्यष्टिगत प्रावेगिक माइक्रोडायनेमिक अध्ययन कहलाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। एक तो हो गया माइक्रोस्टैटिक, एक हो गया माइक्रो कंपैरेटिव, एक हो गया माइक्रोडायनेमिक। तीनों चीज़ें देखें। माइक्रोस्टैटिक क्या है कि जब आर्थिक चरों को स्थिर मान रहे हैं, आर्थिक चर स्थिर हैं, और व्यष्टिगत स्टैटिक अध्ययन कहते हैं। मान लो इस चीज़ को समझें। व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन जब कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को स्थिर मानता है तो उसे जो है, जब कीमत आर्थिक स्तर स्थिर है तब ये माइक्रोस्टैटिक है। इसी प्रकार जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं, जब दो स्थिर अवस्थाएं हैं उसकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उनमें, तो ये व्यष्टिगत तुलनात्मक माइक्रो कंपैरेटिव अध्ययन कहलाता है, माइक्रो कंपैरेटिव स्टडी कहलाता है। और आर्थिक चरों का निरंतर गतिशील है, आर्थिक चर निरंतर गतिशील हैं तो उसका अध्ययन व्यष्टिगत प्रावेगिक माइक्रोडायनेमिक कहलाता है। इस चीज़ को समझें, तीनों चीज़ें आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहले में क्या बताया माइक्रोस्टैटिक में कि जब कीमत इत्यादि आर्थिक चर स्थिर है, यानी कीमत का आर्थिक चर होता है उसका फलन, कीमतें फिक्स है, मान लो नहीं बढ़ रही हैं, तो ये जब अध्ययन करेंगे तो माइक्रोस्टैटिक कहेंगे। इसी प्रकार दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करता है कि दो अवस्थाएं स्थिर है, किसी का वो स्थिर अवस्था में है, कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, तो दोनों की तुलना जब अपन कर रहे हैं ना, जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो ये कहलाएगा माइक्रो कंपैरेटिव। और तीसरा जो है आर्थिक चर निरंतर गतिशील है, ठीक है, यानी वो बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ठीक है, रोज उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तब ये जो है माइक्रोडायनेमिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है, यानी इसका लेवल बड़ा है, व्यापक यानी बड़े लेवल पे इसको स्टडी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, तो देखो इस कुछ पॉइंट आपको देखने, जैसे मैंने माइक्रो में क्या बताया था, माइक्रो में उपभोक्ता उत्पादक फर्म या फर्मों की यूनिट इकाइयाँ जुड़ जाती है, दो या दो से अधिक फर्म। यहाँ पे क्या है, मैक्रो में क्या है, एक तो आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के स्तर, रोजगार, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है के स्तर, देश में बचत का स्तर कितना है, देश में विनियोग का स्तर, विनियोग क्या है, विनियोग का स्तर क्या है, सामान्य कीमत का स्तर क्या है, आर्थिक वृद्धि, विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर देखें व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है मैक्रो को, जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। फिर देखें समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मेनार्ड कीन्स की सन 1936 में दी गई जनरल थ्योरी, तो ये कोई थ्योरी दी थी इन्होंने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होने लगे। तो ये जब इन्होंने ये थ्योरी दी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये जो है इसके समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होने लगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद गार्डनर एप क्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, यानी जितने भी इकोनॉमिकली विषय होते हैं, कोई भी पैसों से संबंधित, धन से संबंधित या देश की इकोनॉमिक से संबंधित जितने भी विषय होते हैं ना, उसका विचार होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी विमाओं से होता है, यानी आर्थिक जीवन में क्या क्या चीज़ें हमसे जुड़ी होती है वो सभी इससे होता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंगों के कार्य की विमाओं, दिशाओं के बाजार, आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकार आकृति का कार्य करने का अवलोकन करता है। इस रूपक को बदलने पर यह उसे पूरे वन की विशेषताओं का अध्ययन उसे बनाने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर करता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखें क्या चीज़ है यहाँ पे, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, यानी बड़े लेवल पे व्यापक तौर पे उसको क्या किया जाता है, उस पर विचार करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी विमाओं, यानी हमें अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम फ्यूचर को भी ध्यान में रख के अगर कोई चीज़ कर रहे हैं,
कि आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होगा, मैं क्या क्या आर्थिक क्रियाएँ करूँगा, कैसे करूँगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। यानी सभी बीमाओं यानी सभी दिशाओं में होता है। यानी एक चीज़ को ध्यान, मान लो मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाज़ार में कोई वस्तु लेने गया तो उसी टाइम के लिए मैंने उसको खरीदा, उपभोग कर लिया। लेकिन मैं बड़े लेवल पे कोई ऐसी इकोनॉमिकली कोई चीज़ सोच रहा हूँ जिसको मुझे फ्यूचर में पूरे लेवल पे उसको सेटअप करना है, तो वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य की विमाओं दिशाओं के बजाय आर्थिक अनुभव के हाथी को संपूर्ण, अब देखो यहाँ पे आर्थिक अनुभव का हाथी क्या है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकार आकृति व कार्य करने का अवलोकन करता है। यानी कोई व्यक्ति है वो छोटे लेवल पे कार्य न करके बड़े लेवल पे कोई कार्य सोच रहा है, इसे रूपक को बदलने पर यह उसे वन की विशेषताओं का अध्ययन उसमें बनने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर करता है। मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, यानी वन की विशेषताओं का अध्ययन उसे बनाने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर करता है। यानी मान लो किसी जंगल में वन में पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन पूरा अध्ययन उसको करना है, पूरे जंगल का अध्ययन करना है ना, तो वो उसमें पेड़ों बनाने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर करता है। देखिए यहाँ पे समझे, बदलने पर पूरे वन की अब उसको पूरे वन की विशेषताओं का तो अध्ययन करना है, लेकिन पेड़ों से स्वतंत्र होकर उसे ये काम करना है, तभी वो उसको बड़े व्यापक रूप पे, अगर वो एक ही पेड़ को एक इकाई मान के उसमें ही लगा रहा तो पूरे वन का अध्ययन वो नहीं कर पाएगा। आगे देखें इसके बाद, समष्टि अर्थशास्त्र में भी एक कारक के आधार पर समष्टिगत आंशिक अध्ययन किया जाता है, किंतु सभी कारकों को परिवर्तनशील मानते हुए समष्टिगत कुल अध्ययन होता है। समष्टिगत कुल अध्ययन जिसको मैक्रो टोटल के अंतर्गत, अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, इसमें आएगा राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है, रोजगार के क्या स्तर, यानी कितना देश रोजगार सृजन कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बचत का स्तर क्या है, देश के अंदर जो देश की कुल धन संपत्ति है उसमें बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। विनियोग का स्तर क्या है, सामान्य कीमत का स्तर क्या है, सामान्य कीमतें बढ़ी हुई है या घटी हुई है। आपने देखा होगा बहुत बार देशों में कीमतें आसमान छूने लग जाती हैं, अपन कहते हैं उसको महंगाई बढ़ गई। जो गैस सिलेंडर पहले 200-300 रुपये में आता था, आज वो 1000 रुपये में भी आ रहा है, 1200 रुपये तक पहुंच गया है। आर्थिक वृद्धि, विकास का उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फिर से नोटिस करें। देखें इसमें, देखें कुल मैक्रो टोटल क्या होता है कि राष्ट्रीय आय का स्तर, सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय का स्तर, रोजगार का स्तर, बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव, इन सभी का अध्ययन जो है इसके अंदर होता है। इसके बाद देखें, किंतु जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना, समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन भी स्थिर अवस्था में समष्टिगत स्टैटिक कहलाता है। अब उसके बाद देखो, जब मैक्रोस्टैटिक क्या है, यानी समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन भी स्थिर अवस्था में अगर वो स्थिर हो गया तो वो मैक्रोस्टैटिक कहलाता है। किंतु जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो इसे समष्टिगत तुलनात्मक मैक्रो कंपैरेटिव अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार निरंतर गतिशील अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन मैक्रोडायनामिक कहलाता है। तो ये हो गया सारा डिटेल में। आगे देखें क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये भी अपन लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र में अनेक आधारों पर अंतर किया जाता है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव, तो व्यष्टि में तो क्या है, मैक्रो में तो क्या है, व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव है, ठीक है, आधार पर अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो में, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक या समग्र स्तरों पर अध्ययन किया जाता है, विषय वस्तु व विधियाँ अपनाई जाती है। इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मध्य कतिपय आधारों का भी अंतर देखा जाता है, ठीक है। अब देखें इस टेबल के रूप में हम इसको देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, ये अपन इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। मान्यता क्या है, अध्ययन की इकाई क्या है, तो व्यष्टि माइक्रो में एक व्यक्तिगत इकाई है, माइक्रो में क्या है, व्यक्तिगत इकाई है। और मैक्रो में क्या है, मैक्रो में एक देश का संपूर्ण अर्थव्यवस्था। मान्यता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार पर सरकार का कोई दखल नहीं है, स्वतंत्र कीमत तंत्र है, यानी कोई भी अपने रोजगार को अपने लेवल पे जो है काम कर सकता है। और इधर देखो मैक्रो में, समष्टि में उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है, यहाँ सब कुछ फिक्स होता है। अध्ययन का उद्देश्य क्या है,
संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत, यानी संसाधनों का कैसे अधिकतम वितरण करेंगे। और समष्टि में उत्पादकता का विस्तार, कैसे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित से पूरा तरह से रोजगार देगा इसमें, ठीक है, रोजगार दिए जाने के पक्ष में है। विश्लेषण का के उपकरण क्या है, इसमें कीमत का उपकरण है और इसमें राष्ट्रीय आय, यानी कोई भी वस्तु छोटे लेवल पे है उसकी कीमत क्या है, कितने पे, और जबकि समष्टि में क्या होगा, राष्ट्रीय आय का स्तर होगा। बड़े लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे राष्ट्रीय आय का जो है समग्र लेवल होता है, व्यापक लेवल होता है, ठीक है। अध्ययन की स्थिति देखें, व्यक्तिगत इकाइयों का जब संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन होता है, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन होता है। मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। माइक्रो में तो क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों को जब संतुलन की स्थिति में हो, यानी सिंपल है, नॉर्मल व्यक्ति खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, संतुलन की स्थिति है। और माइक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है, जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब उसका अध्ययन करता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है इसका अध्ययन किया जाता है जब ये स्थिति असंतुलन में हो। अब संतुलन का प्रकार क्या है, व्यष्टि में तो क्या है, आंशिक है, और समष्टि में, मैक्रो में क्या है, सामान्य संतुलन है। नेक्स्ट देखें, परिवर्तन। व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिति स्थिरता में भी हो सकता है, यानी इस चीज़ को समझें कि व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिति में भी हो सकते हैं। समष्टि की स्थिति पर व्यष्टि की बनावट व परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी व्यष्टि जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो पे तो मैक्रो का इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मैक्रो वाले पे माइक्रो का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। लास्ट देखें, व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है और समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। तो समष्टि के लिए बचत अलाभकारी क्यों है, क्योंकि उसमें आर्थिक क्रियाओं का सर्जन करना पड़ता है देश के लिए, लेकिन व्यष्टि के लिए बचत लाभ, अगर छोटा व्यापारी लाभ ही नहीं कमा रहा तो फिर वो क्यों अपना काम करेगा। तो ये देखो, यहाँ पे व्यष्टि में तो बचत जरूरी है, लाभ लेगा वो, जैसे भी बताया था ना, श्रम का लाभ क्या होता है, पूंजी होता है, मजदूरी होता है, मजदूरी का क्या होता है, लाभ श्रम होता है। और अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़े थे, पूंजी का लाभ क्या होता है, ब्याज होता है। तो इसी तरीके से अगर वो ब्याज नहीं लेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और समष्टि के लिए क्या है, बचत। बचत के देखें कैसे पूरे देश बड़े लेवल पे बचत को कैसे किया जा सकता है, वो ये तय करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। ये कंप्लीट था, हमने इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की, ठीक है। इसके अंदर हमने दोनों जो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट हैं, व्यष्टि और समष्टि, कक्षा 12 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है। मोस्टली बच्चों को यही पता नहीं होता है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के सभी के लिए जो क्लास 12 के अंदर जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स लिया है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही काम का हो सकता है यदि आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें, और इसी से रिलेटेड और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।